स्टीफन हॉकिंग, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ब्रह्मांड के गहरे राज और एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इस असाधारण जीवन ने जीवन, मृत्यु और इस पूरे यूनिवर्स पर उनके विचारों को कैसे शिकल दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। मौत को लेकर हॉकिंग का ये जो कहना था ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी का निचोड़ है। ये दिखाता है कि वो कैसे तर्क को, मतलब लॉजिक को, इमोशन से हमेशा ऊपर रखते थे, और यही सोच, यही नजरिया उनके हर एक विचार की नींव बना। लेकिन सवाल ये है कि कोई इस तरह से कैसे सोच सकता है? उनके इस नजरिए को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी की उस सबसे बड़ी चुनौती को जानना होगा। एक ऐसी चुनौती जिसने उन्हें शरीर की सीमाओं से आजाद करके यूनिवर्स की अनंत गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, डॉक्टरों ने कहा था बस 2 साल हैं तुम्हारे पास, लेकिन हॉकिंग वो 55 साल और जिए। ये सिर्फ एक मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी विल पावर कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने साइंस के नियमों को तो समझा, लेकिन किस्मत के लिखे नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो मौत को इतने करीब से देखने का जो उनका तजुर्बा था, उसने उनकी सोच को आखिर बनाया कैसे? उनका जो पहला तर्क है ना, वो सीधा उस सवाल का जवाब देता है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है कि मरने के बाद होता क्या है? क्या सच में मौत के बाद भी कोई जिंदगी है? सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के लिए इसका जवाब किसी फिलॉसफी या किसी विश्वास में नहीं था। उनके लिए इसका जवाब छुपा था विज्ञान के एकदम सीधे साधे लॉजिक में। और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि परलोक या स्वर्ग ये उन लोगों के लिए एक परी कथा है जो अंधेरे से डरते हैं। बस इस एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि मौत के बाद की जिंदगी का आइडिया एक हकीकत नहीं, बल्कि हमारे डर की एक साइकोलॉजिकल जरूरत है। यही उनके तर्क का पूरा सार। इसे समझाने के लिए हॉकिंग ने एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी दी। उन्होंने कहा, सोचो कि हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है। तो जब इस कंप्यूटर के पुर्जे, मतलब इसके कंपोनेंट्स, खराब हो जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। सिंपल, प्रोग्राम खत्म। ऐसा नहीं है कि कोई डेटा कहीं क्लाउड में चला गया, कुछ नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई आफ्टर लाइफ नहीं, बस द एंड। अब ये सुनने में शायद थोड़ा निराशावादी लगे, है ना? लेकिन हॉकिंग के लिए ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक तरह का वेकअप कॉल था कि भाई, हमारे पास बस यही एक जिंदगी है, तो इसी में हमें अपने काम का, अपने होने का सबसे बड़ा मतलब खोजना है। अच्छा, तो मौत के इस पर्सनल सवाल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल पर। इस दुनिया को किसने बनाया? क्या कोई ईश्वर है? देखिए, हॉकिंग अपनी बीमारी को किसी भगवान का श्राप या कुछ ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने इस पुराने नजरिए को चैलेंज किया। उनका कहना था कि हर चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे समझाने के लिए प्रकृति के नियम काफी हैं, किसी ऊपर वाली शक्ति की जरूरत नहीं है। और यही उनके पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड व्यू का आधार था, साइंस। उनका मानना था कि कुछ नियम है जो हमेशा हर जगह एक जैसे काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी का नियम, वो न्यूटन के लिए भी वही था, हमारे लिए भी वही है। ये नियम फिक्स्ड हैं, अटल हैं, और इन्हें चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रकृति के नियम ही सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए काफी हैं, तो हॉकिंग के लिए सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यही था कि फिर किसी भगवान की जरूरत ही नहीं है। किसी ने यूनिवर्स को बनाया नहीं, और ना ही कोई हमारी किस्मत लिख रहा है। तो यूनिवर्स की शुरुआत से अब सीधा चलते हैं मानवता के भविष्य पर। एक खास टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हॉकिंग ने एक बहुत ही सीरियस चेतावनी दी थी, और उनकी चेतावनी एकदम साफ थी। वो कहते थे कि सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स को सिर्फ साइंस फिक्शन मानकर खारिज कर देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, शायद अब तक की सबसे बड़ी गलती। ये उनके लिए भविष्य की सबसे बड़ी चिंता थी। और खतरा क्या है? खतरा है एक फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक ऐसा एआई जो खुद ब खुद सीख सकता है और खुद को लगातार तेजी से रीडिजाइन कर सकता है, इतनी तेजी से कि हम इंसान तो कहीं पीछे ही छूट जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम तो बायोलॉजी के स्लो एवोल्यूशन से बंधे हैं, लेकिन एआई वो अपनी रफ्तार बढ़ाता ही जाएगा। इस रेस में हम कंपीट ही नहीं कर पाएंगे, और नतीजा ये होगा कि मानव जाति को सुपरसीड कर दिया जाएगा। मतलब हम पीछे छूट जाएंगे, और ये इंसानियत का अंत भी हो सकता है। अच्छा, हॉकिंग के विचार तो हमने समझ लिए, पर वो अकेले तो नहीं थे जो इन सवालों के बारे में सोच रहे थे। तो चलिए उनके इस तर्कवादी नजरिए को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ दूसरे बड़े विचारकों से इसकी तुलना करते हैं। ये जो टेबल है, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि साइंस की एक ही राह पर चलकर भी लोग अलग अलग मंजिलों पर पहुंच सकते हैं। जैसे फ्रांसिस कॉलिन्स, जो एक जेनेटिसिस्ट हैं, उन्हें डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी में एक क्रिएटर नजर आता है।
वहीं हॉकिंग को उसी यूनिवर्स में सिर्फ प्रकृति के नियम दिखते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि सबूत एक ही हो सकता है, लेकिन आस्था और तर्क उससे अलग अलग नतीजे निकाल सकते हैं। तो इन सभी महान विचारकों के बीच हॉकिंग की जो विरासत है वो इसी बात पर टिकी है कि उन्होंने कभी भी लॉजिक यानी तर्क का साथ नहीं छोड़ा। उनके लिए इस यूनिवर्स की खूबसूरती किसी रहस्यमयी शक्ति में नहीं थी, बल्कि उन सिंपल और मजबूत नियमों में थी जिन्हें हम विज्ञान के जरिए समझ सकते हैं। और आखिर में हॉकिंग की ये बात उनकी सोच को पूरी तरह से बयां करती है। ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये तो हैरानी और एक तरह की शुक्रगुजारी से भरी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास बस ये एक जिंदगी है, इस शानदार यूनिवर्स की बनावट को अप्रिशिएट करने के लिए, और इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए।